नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। अर्थात आज के इस चैप्टर में आपको दिल्ली के शासकों के विषय में जानकारियां मिलेंगी कि किस प्रकार से कितने और कब से कब तक लेकर के दिल्ली पर किन किन शासकों ने कैसे राज किया। अगर बात करें क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की तो अभी तक इसके पूरे 2 वीडियोस पहले आ चुके हैं। आज के तीसरा वीडियो है और इन तीनों चैप्टर्स में हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलता है वो चैप्टर नंबर 3 अर्थात चैप्टर 1 और 2 इसमें भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 इन दोनों चैप्टरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिएगा। और इससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास 6 की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ा चुके हैं और ये एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने में एनसीईआरटी को कंप्लीट कराएंगे। वैसे ये आप लोगों को अब ऐसा लग रहा हो कि मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं है, हम कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो ये एनसीईआरटी चल रही है हम आपके लिए क्लास के हिसाब से लेकर के आए थे और आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ा, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर हमें सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़नी है। सबसे पहले आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को ना पढ़ा करके क्लास 6 से लेकर के 12 तक के इतिहास को पढ़ाएगा, फिर इसके बाद में ज्योग्राफी को पढ़ाएगा, फिर आप साइंस को पढ़ाएगा और इसी अनुसार से हमने रख दिया है। और हमें सभी के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना शुरू किया था, तो हमने क्लास 6 के बनाए थे और फिर 7 के ऐसे बनाते चल रहे थे। लेकिन अब हमको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना है तो सभी नोट्स को इकट्ठा बनाना होगा और इसीलिए ये वीडियोस आपको 1-2 दिन नहीं देखने को मिल पाए, कल नहीं आया था। और अब आपको पर डे वीडियोस मिलेंगे। जैसे हमारे कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे हम आपके लिए पर डे वीडियोस जो लेकर के आ रहे हैं इनमें थोड़ी सी वृद्धि कर देंगे, ज्यादा वीडियोस आने मिलने लगेंगे और आपकी ये प्रिपरेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर को। इससे पहले अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 2 में हमने आपको बताया था, जब चैप्टर 2 लेकर के आया था, कि हमने एनसीईआरटी के नोट्स का गिव अवे भी रखा हुआ है। अर्थात हम आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी के नोट्स फ्री में भी देंगे जैसे ही हमारी ये एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को जैसे हम आपको कंप्लीट पढ़ा देंगे, इसके बाद में हम पूरे ऐसे 100 लोगों को चुनेंगे जिनको हम एनसीईआरटी के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको इन 100 लोगों में से चुना जाता है तो आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझिएगा कि आपको इसमें चुना गया है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनेंगे जो सबसे ज्यादा सबसे अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, पर डे वीडियो को शेयर किया करेंगे और इसके साथ ही साथ में वीडियो को परमानेंट पर डे कंप्लीट देखा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में हमको क्या कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहला पॉइंट दिया जा रहा है कि दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो 12वीं शताब्दी से पहले दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बिल्कुल भी नहीं था और दिल्ली में सिक्के बनाए जाने का काम होता था, काफी सारे काम होते थे, पर ये शहर नहीं था बहुत ही महत्वपूर्ण जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी के आते आते दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था और इसके बाद में 13वीं सदी में अर्थात 1300 के आसपास क्या हुआ था कि 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी और इसके साथ ही साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर था। मतलब भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर ये इसकी मतलब नियंत्रण था, दिल्ली से लोग करते थे, क्योंकि दिल्ली भारत के मध्य का एक हिस्सा है और मध्य में जो होगा वो अपने काफी सारे इलाके में नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मिलता है दिल्ली के शासक। दिल्ली पर कितने शासकों ने कैसे कब कहां राज किया इसको भी समझिएगा और कब से कब तक राज किया इसको भी समझिएगा। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहला पॉइंट मिलता है राजपूत वंश का। अब अगर राजपूत वंश की बात करें तो राजपूतों ने ही दिल्ली की स्थापना की है और राजपूत के बाद में तोमर लोग आए थे। तोमरों ने आरंभिक 12वीं शताब्दी में जो तो ये 1165 से राज किया था और इसके बाद में तोमर वंश का एक अंगपाल था जिसने 1130 से लेकर के 1145 तक राज किया था और इसके बाद में अंगपाल के बाद में आए थे चौहान। चौहानों ने इस पर राज किया था दिल्ली पर और चौहानों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से लेकर के 1192 तक राज किया था। और पृथ्वीराज चौहान को तो आपको पता ही कि कितना मशहूर शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी युद्ध लड़े थे और मतलब कितनी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा आपको इसके विषय में बताया है मैंने। जब मैंने पहले आपको क्लास 7 के एनसीईआरटी को पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में भी बताया था।
और आज भी बताऊंगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने जो युद्ध लड़े थे पूरे 2 लड़े थे। 1 मिनट, मैंने पिछले चैप्टर में आपको इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 2 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं मुझे लग रही है। आगे बढ़ते, पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से लेकर के 1192 तक राज किया। इसमें 1191 और 92 इन दोनों सालों में इसने युद्ध लड़ा था। और इसके बाद में आता अगला पॉइंट है हमको प्रारंभिक तुर्की शासक शासन, और इसको आप लोग मुगल शासन, सॉरी यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं गुलाम वंश भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये जो प्रारंभिक तुर्की शासक आता है इसको आप लोग गुलाम वंश भी कह सकते हैं। गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी 1206 से लेकर के 1290 तक ही चला था। और इसमें सबसे जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम था, और इसने 1206 से लेकर के 1210 तक राज किया था। और इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसने 1210 से लेकर के 1236 तक दिल्ली पर राज किया था। इसके बाद में जो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश थी, इसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। इसके विषय में आपने सुना होगा। रजिया अपने मतलब पिता के सभी बच्चों में, अर्थात इसके जो भाई थे और ये थी, सभी में सबसे योग्य पाई गई थी, और इसीलिए इसको यहाँ के मतलब सुल्तान बनाया गया था, रजिया सुल्तान कहा गया था। और ये ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं कर पाई थी, मात्र 5 साल तक इसने राज किया था, 1236 से लेकर के 1240 तक, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था कि उनके ऊपर कोई एक लड़की या फिर बात कोई एक स्त्री राज करे। इसके बाद में रजिया के बाद में आता है गयासुद्दीन बलबन का राज। रजिया के बाद में गयासुद्दीन बलबन ने राज किया, जो कि 1266 से लेकर के 1287 तक राज किया था दिल्ली पर। ठीक है, इसके बाद में ये एक आपको मकबरा दिखाया जा रहा है जो कि इल्तुतमिश का मकबरा है, इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला हमको शासक मिलता है खलजी वंश का। जैसे ही आपका गुलाम वंश खत्म होता है फिर आता है आपको खलजी वंश। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक रहा था याद करते चलिएगा सभी को साथ में। तो गुलाम वंश रहा था 1206 से लेकर के 1290 तक। कब से? 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद में 1290 से शुरू हुआ था और 1320 तक रहा था क्या? खलजी वंश। खलजी वंश में खलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खलजी ने की थी। और जलालुद्दीन खलजी ने 1290 से लेकर के 96 तक, अर्थात पूरे 6 साल तक राज किया था दिल्ली पर। इसके बाद में जलालुद्दीन खलजी के बाद में अलाउद्दीन खलजी ने इस पर राज किया था दिल्ली पर, जो कि इसका दूसरा शासक था। इसने 1296 से लेकर के 1316 तक राज किया था। कहां पर? दिल्ली पर। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगला मिलता है आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर के 1414 तक राज किया था। कहां पर? दिल्ली पर। ठीक है, और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर। इसने सबसे पहले दिल्ली पर राज किया गयासुद्दीन तुगलक ने, जो कि 1320 से लेकर के 1324 तक इसने राज किया था। इसके बाद में आता है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से लेकर के 1391 तक दिल्ली पर राज किया था। और मोहम्मद तुगलक के बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर के 1388 तक दिल्ली पर राज किया था। ठीक है, और ये आपको अलाई दरवाजा दिखाया जा रहा है। और अलाई दरवाजे में सबसे पहले गुंबद निर्माण ढांचे का इसका उपयोग किया गया था। और इसके बाद में तो कई सारे ऐसे मतलब गुंबद बनाए जाने लगी थी, आप लोग देख सकते हैं। और इसके आगे मतलब यहीं पर आपको कई सारे मीनारें भी मिलती आगे बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अलाई दरवाजा जो ये दिखाया जा रहा है, इसमें जो ऊपर आपको एक गुंबद का प्रयोग दिखाया जा रहा है, गुंबद इसी में सबसे पहले बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुंबद, ठीक है, गुंबद, गुंबक नहीं गुंबद है। आगे बढ़ते हैं, अगला वंश मिलता है हमको सैयद वंश। ठीक है, आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 3 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले आया था मुगलों में जो सबसे पहले वंश आया था वो था कौन सा? गुलाम वंश, जिसने 1206 से लेकर के कब तक? 1290 तक राज किया था। और इसके बाद में 1290 से लेकर के 1320 तक किसने राज किया था? खलजी वंश के शासकों ने, जिनमें 2 शासक थे। सबसे पहला था जलालुद्दीन खलजी, इसके बाद था अलाउद्दीन खलजी। इसके बाद में दिल्ली पर राज करने वाला तीसरा वंश था जिसका नाम था तुगलक वंश, जिसने 1320 से लेकर के 1414 तक राज किया था। और इसके बाद में आया था 1414 से लेकर के 1451 तक राज किया था सैयद वंश के शासकों ने। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ था जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था खिज्र खान। जी हाँ, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना भी की थी। और इसने दिल्ली पर राज किया था 1414 से लेकर के 1421 तक। ठीक है, और जो पूरा सैयद वंश चला था ये चला 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बाद में जो अंतिम वंश मिलता है वह लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से लेकर के 1526 तक राज किया था दिल्ली पर। इसमें सबसे जो इसका प्रसिद्ध शासक था वो था बहलोल लोधी। ठीक है, और इसने 1451 से लेकर के 1489
तक राज किया था। इसमें इसके बाद में इसके 2-3 शासक और हुए थे, जिनमें आपको कई सारे मतलब देखने को मिलते हैं, उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक चित्र देखने को मिलता है, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया हुआ ये मकबरा है। क्या है? मकबरा एक, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? इसने बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जी हाँ। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली में जो मुगल वंश आया था, मुगल साम्राज्य फिर कह सकते हैं, मुगल जो सल्तनत आई थी उसकी स्थापना यहाँ से हो गई थी, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अब जानकारियां कैसे मिलती हैं, इस बात को यहाँ पर समझिए कि इनके जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके विषय में आज हमको जानकारी जो मिलती है, कहाँ से मिली है और कैसे मिली है, ठीक है। देखो, अगर आप इसके बारे में जानना चाहोगे तो सबसे पहले आप अभिलेख को देखोगे, तो अभिलेखों, सिक्कों, इसके बाद में स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण की कला के माध्यम से हम इनके बारे में काफी सारी जानकारियां पहले से प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अर्थात इनके बारे में हमको काफी सारी सूचनाएं मिलती हैं। मगर और भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि इतिहास के रूप में है, जिनका नाम तारीख रखा गया है। क्या तारीख है? इतिहास इनको कहते हैं, ठीक है। इतिहास और तारीख, या फिर आप इसको तवारीख भी कह सकते हैं। एक बात यहां पर आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि तारीख किसे कहते हैं। जो तारीख है ये एक फारसी शब्द है। क्या? एक फारसी शब्द है, और तारीख को इतिहास ही कहते हैं। अगर आप इसको तारीख को या फिर तवारीख को, इतिहास ही है, ठीक है। अर्थात जो बे इतिहास या फिर कह सकते हैं तारीख या फिर आप तवारीख भी कह सकते हैं, जो कि सुल्तानों के शासन में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? प्रशासन की भाषा फारसी थी, और फारसी भाषा में ये तवारीख या फिर तारीख लिखे गए थे, और ये उस समय के इतिहास के विषय में हमको दर्शाते हैं, ठीक है। और तारीख है एक वचन और तवारीख है बहुवचन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तवारीख के लेखक सचिव जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे वो सचिव या फिर प्रशासक या फिर कवि या फिर दरबारियों जैसे शिक्षित व्यक्ति होते थे। अर्थात जो राजा लोग होते थे पहले, ये उन्हीं को ये तवारीख लिखने का काम सौंपते थे, जो कि शिक्षित व्यक्ति होते थे और राज दरबार के ही होते थे। अर्थात जैसे सचिव है या फिर प्रशासक है, या फिर हम बात करें कवि की या फिर बात करें दरबारियों की, ऐसे शिक्षित लोग इसको लिखा करते थे, जो कि घटनाओं का वर्णन करते थे और साथ ही साथ शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे। और तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे और विशेषकर दिल्ली में रहते थे, और शायद ये कभी कभी मतलब गांव में भी रहते होंगे। ऐसे मतलब कई सारे हमको मिल जाते हैं उदाहरण। वैसे अगर मुख्यतः अगर आप बात करोगे तो दिल्ली में अर्थात ये नगरों में ही रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम या फिर इकराम पाने के लिए लिखा करते थे। अर्थात जो तवारीख या फिर तारीख या फिर इतिहास लिखा जाता था, ये इसलिए लिखा जाता था ताकि ये इतिहास अपने सुल्तान को पढ़ के सुना सकें, और इसके बाद में जो सुल्तान है वो इनको रकम दे सकें, या फिर हम बात करें कि इनको इनाम दे सकें। इसके लिए जो तो लिखा करते थे। और आपको बता दें कि मैंने चैप्टर 2 में भी आपको बताया था कि कई सारे लेखक जो होते हैं वो पहले अपने राजा की प्रशंसा में कई सारे कविताएं लिखा करते थे, गीत लिखा करते थे, और उनके बारे में अच्छा अच्छा लिख करके उनको दिखाया करते थे, और इससे राजा लोग प्रसन्न होकर के उनको कई सारे उपहार दिया करते थे। ऐसा ही यहां पर भी देखा गया था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचार से सारे लोग सहमति नहीं होते थे। देखिए यहां पर क्या था, जो ये लेखक हुआ करते थे ये शासक से कहते थे कि राजा का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार होता है, अर्थात जन्म के आधार पर राजा बनना चाहिए, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। और यहां पर यह भी कहते थे कि लिंग भेद का भी आप ध्यान रखिएगा, अर्थात स्त्री जो लड़की है वो राजा नहीं बननी चाहिए, लड़का ही राजा बने। और ये जो इनके आदर्श थे, इनके जो आदर्श थे, ये अपने आदर्शों की सलाह राजा को दिया करते थे, और जो पूरी सभा होती थी, सभा में सभी व्यक्ति इनके आदर्शों से या फिर बात करें इनकी बातों से प्रसन्न नहीं होते थे, और सभी लोग उनकी सहमति भी नहीं देते थे, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि राजा का बेटा राजा ना बने, कोई ऐसा व्यक्ति राजा बने जो कि योग्य हो। अगर हम आज की बात करें तो आज योग्य व्यक्ति राजा नहीं बनता है, आज राजा वो बनता है जिसे जनता चुनती है, और जनता उसे ही चुनती है जिसके साथ में जनता के साथ में जो अच्छा व्यवहार करता है। आज व्यवहारी व्यक्ति राजा बनता है। अगर आप बात करोगे तो ऐसे आपको अधिकतर ऐसे मतलब संसद में बैठे हुए नेता लोग मिल जाएंगे। फिर हम बात करें जो भी नेता लोग हैं, लगभग सभी नेता कहीं ना कहीं से कलंकित आपको मिलेंगे, किसी ना किसी प्रकार का दाग उनके ऊपर आपको मिलेगा ही मिलेगा। चिंता मत कीजिएगा, 15 अगस्त पास ही में आने वाला है, मोटिवेशनल वीडियो आ रहा है, आप लोग अवश्य देखिएगा। मैं खुल के पूरी बात करूंगा कि आज में और पुराने समय में अंतर क्या है।
सच बोल रहा हूं, इसीलिए वीडियो आपको लेट मिल पा रहे हैं, मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूं और 15 अगस्त तक आपको ये वीडियो मिल ही जाएगा। और आप लोग देखना, मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि पहले और आज में अंतर क्या है। पहले किस प्रकार के लोग राजा बनते थे, आज किस प्रकार के लोग बनते हैं, पहले किस प्रकार से लोग शिक्षित होते थे, आज किस प्रकार से होते हैं। काफी सारी आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे और इससे आपके इंटरव्यू में काफी मदद भी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अगला पॉइंट हमको मिलता है जन्म सिद्ध अधिकार। आखिरकार जन्म सिद्ध अधिकार किसे कहते हैं? तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता था। जन्म सिद्ध अधिकार को तो आप लोग समझते हैं कि क्या होता है, क्या था, राजा के बेटा राजा को राजा बनाना। ठीक है, अर्थात जन्म के आधार पर जो तो आकलन करना। अगला पॉइंट मिलता है लिंग भेद। लिंग भेद का अर्थ है यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मैंने अभी शब्द का उपयोग किया था, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच में सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर पहले दिखाया जाता था। ठीक है, पहले स्त्रियों को एकमात्र भोग की वस्तु समझा जाता था। किसकी? भोग की वस्तु स्त्रियों को मात्र समझा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट यहीं पर मिलता है, सन 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। मैंने अभी आपको बताया, ये जो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी गुलाम वंश की एक शासिका थी और इसने अपने पिता के मतलब सभी भाइयों में, मतलब वह अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सबसे सक्षम थी। मतलब इल्तुतमिश के जितने भी संतानें थी, इनकी जो बेटी थी और बेटे थे, इनमें सबसे योग्य रजिया सुल्तान ही थी। और रजिया सुल्तान जो थी, इसको ही सिंहासन पर बैठाया गया तक का 1236 में। ठीक है, और इसने 1236 से लेकर के 1240 तक राज किया था। लेकिन जब ये अपने सिंहासन पर बैठ गई थी, फिर भी दरबार की जो जन थे वो रानी को शासक रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। मतलब वो खुश नहीं थे कि हमारे ऊपर कोई एक लड़की या फिर कोई एक स्त्री राज करे, इस बात से वो खुश नहीं थे। और इसी कारण से ये जो रजिया सुल्तान थी, इनको मतलब अपना पद त्यागना पड़ा था, या फिर कहें कि इन्होंने अपना शासन नहीं कर पाया था। पूरे केवल 1236 से लेकर के 1240 तक राज किया था। लगभग 500 साल ही इन्होंने 5 साल ही इन्होंने राज कर पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि उस युग के इतिहासकार जिनका नाम था मिन्हाज सिराज, इनके विषय मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बताया था और यहां पर भी बता रहा हूं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और इसलिए वे पूछते हैं, देखिए यहां पर आपको एक कंफ्यूजन होगा। मिन्हाज सिराज का कहना था कि अगर ईश्वर ने ऐसी समाज व्यवस्था बनाई जिसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, तो उन्होंने एक प्रश्न यहां पर पूछा है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नीचे आता है, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसकी आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब साफ वहां पर इनका ये कहना है कि जब खुदा ने जो तो स्त्रियों को पुरुषों से नीचे कर दिया है, फिर उनके पास में इतनी सारी खूबियां रखने के बाद में, इतनी शानदार खूबियां, वो योग्य हैं, सुंदर हैं, सक्षम, इसके बावजूद भी उनको इन सारी खूबियों मिलने का क्या फायदा? जब स्त्रियों को पुरुषों से नीचे ही रहना है, तो उनके पास में सारी खूबियों के होने का क्या फायदा है? मतलब उनको ये देना ना देना बिल्कुल बराबर इनका कहना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट मिलता है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। जब देखिए हम बात यहाँ पर इस तब की करें जब रजिया सुल्तान ने यहाँ पर राज किया था। रजिया सुल्तान ने राज किया था 1236 से लेकर के 1240 तक, और यहाँ पर जो काकतीय वंश का राज था ये उसी समय लगभग था। और काकतीय वंश के राज में उस वंश की एक रानी थी, ठीक है, उस वंश की रानी थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी। इनके ऊपर एक मूवी बनी है, साउथ की मूवी है, अल्लू अर्जुन वाली मूवी। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख सकते हैं। इस मूवी में अच्छे तरीके से इनको दिखाया गया है और फुल डिटेल में आप समझ भी सकते हैं। तो जो रुद्रमा देवी थी, ये काकतीय वंश की एक शासिका थी और इन्होंने 1262 से लेकर के 1289 तक राज किया था। और इनका जो व्यवहार था रजिया सुल्तान से बिल्कुल ही विपरीत था, क्योंकि रुद्रमा देवी ने अपने आप को अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा दिखवाया है। जी हाँ, इन्होंने अपना नाम पुरुषों जैसा दिखलाया, अर्थात ये अपने आप को जनता के समक्ष
पुरुषों जैसा होने का मतलब एक भ्रम पैदा करके रखा हुआ था। और लगभग आप जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चल भी जाएगा। वैसे मैं तो नहीं कहूँ कि आप मूवी देखिएगा, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको जो इतिहास में ऐसी जो मूवियां आती हैं, जैसे कि हम आपको बताएं, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक मूवी आई है, ये जो मूवी आई है आपकी जो ये रुद्रमा देवी के ऊपर मूवी आई है। तो ये कुछ ऐसी मूवियां होती हैं जो हमें हमारे इतिहास के विषय में बताती है। तानाजी मूवी है, ये भी अच्छी मूवी है। तो ऐसी आप लोग देख लिया करिए कभी कभी जब टाइम मिला करे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमको मिलता है कश्मीर की रानी जिनका नाम था दिद्दा। दिद्दा, उनका इन्होंने 980 से लेकर के 1003 तक राज किया था। और उनका नाम दीदी था। और दीदी बड़ी बहन से कुछ कुछ लगता है कि दीदी का अर्थ होता है बड़ी बहन से निकलता है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये देखिए 3 शासिका हमको प्राचीन भारत की मिलती हैं। सबसे पहले थी ये दीदी, जिन्होंने 980 से लेकर के 1003 तक राज किया था। इसके बाद में आपको मिलती हैं ये रजिया सुल्तान, जिन्होंने कब से कब तक राज किया, जिन्होंने राज किया है पूरे 1236 से लेकर के 1240 तक। इसके बाद में मिलती है रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से लेकर के 1289 तक राज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगला पॉइंट एक चित्र दिया जा रहा है और चित्र में आपको बताया जा रहा है किस प्रकार से पहले कागज बनाया जाता था। इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण था कागज तैयार करना, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कागज किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। इसके बाद में लेख कार्य था। लेखन कार्य यहाँ पर कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं लेखन कार्य। इसके बाद में महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर सोने को पिघलाया जाए, इसके बाद में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जिल्द तैयार करना, अर्थात पूरी प्रकार से पुस्तक को बनाना। इस प्रकार से पहले इतनी कठिनाइयों से पुस्तकें बनाई जाती थी जब ये टाइपराइटर या फिर कहें कि प्रिंटर नहीं थे, समझिएगा। और आज हम लोग जिस प्रकार से हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं बुक पर, इस प्रकार से पहले सोने के पिघला करके उसको शब्दों पर लगाते हैं, जिससे कि जो शब्द हैं वो आकर्षित दिखाई दें, मतलब उनके ऊपर वो अलग से चमके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आज हम लोग ये हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से लोग पहले इसका उपयोग किया करते। ठीक है, सोने को पिघला करके उसके ऊपर लगाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमको मिलता है दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहां कहां पर हुआ, ये आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए दिल्ली शहर का पूरा मैप भी दे दिया गया है। ये दिल्ली शहर का नहीं बल्कि काफी बड़ा मैप है, लग रहा है भारत का पूरा मैप है। देखिए आपको भारत दिखाया जा रहा है, ये एरिया है और ये आपका पूरा भारत दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लगभग दिल्ली होगा और दिल्ली से दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से पूरे यहाँ पर इन्होंने कहां कहां पर राज किया था। जो राज्य था ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर यहाँ पर दिए गए, इनके नाम भी दिए गए हैं, जिनमें नालंदा है, लाहौर है, इसके बाद में कुहराम है, तबर हिंद है, सुरसुती है, कच्छ है, उच्च है। इसके बाद में ये मुल्तान है, अजमेर है, ग्वालियर है, रणथंभौर है। इसके बाद में लखनौती है और अवध है, बनारस है, कोल है, बदायूं है, मंदोर है, दिल्ली है। इसके अंदर दिल्ली आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये दिल्ली है। और यहाँ से लगभग इतने एरिया में इन्होंने अपने पूरे एरिया में स्थापना कर ली थी, अपने राज की फैला लिया था। ठीक है, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहीं पर मिलता है गैरिसन शहर। अभी जिसका मैंने शब्द का प्रयोग किया, किसे कहते हैं गैरिसन शहर को समझ लीजिएगा। तो गैरिसन शहर किले बंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां पर सैनिक लोग रहते थे। जी हाँ, ये जो किले बंद बसाव शहर पहले बनाए जाते थे सैनिकों के रहने के लिए, उनको कहा जाता गैरिसन शहर। ठीक है, इसके अंदर भीतरी प्रदेश भी होते थे पहले। और भीतरी प्रदेश का भी मैंने अभी आपको उपयोग किया शब्द का भी। तो भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके होते थे जो कि उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते थे, अर्थात वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते थे। किसको? गैरिसन शहर को, या फिर पूरे बंदरगाह को, या फिर शहर को। मतलब शहर के अंदर के जो लोग होते हैं उनको। अगर आज भी देखा जाए तो जो गांव के लोग होते हैं यही शहर के लोगों को पूरा भोजन पानी सब कुछ देते हैं। अगर गांव के लोग ना हो तो शहर को लोग जी भी नहीं पाए, ये एकदम सत्य बात है। अगला पॉइंट यहां पर मिलता है कि दिल्ली के सुल्तानों का भीतरी प्रदेशों पर नियंत्रण ना के बराबर था, अर्थात इनकी कोई बात सुनता नहीं था, ना के बराबर नियंत्रण था। और इसीलिए उन्हें आवश्यकता जो आवश्यक सामग्री थी, या फिर बात करें रसद की, तो आवश्यक सामग्री रसद आदि उनको व्यापार करके लूट करके, या फिर मतलब व्यापार करके, या फिर खरीद करके, या फिर लूट करके लाना पड़ता था, या फिर मतलब कर के रूप में लाते थे।
तो वहां से मतलब इस प्रकार से इनका जो भीतरी प्रदेश था वहां पर इनका नियंत्रण बहुत ही अच्छा नहीं था, इसीलिए ये लोग कर के रूप में या फिर लूट करके फिर व्यापार करके अपनी सामानों का लाया करते थे और अपनी मतलब उपयोगिता को पूरा किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो काफी सारे लोग यहाँ पर एक कंफ्यूजन उनके अंदर होती है कि जो मैंने अभी आपको बताया है कि दिल्ली के शासक जो बताया, उनकी जो मैंने पूरी समय सारणी बताई है कि किस प्रकार से कब तक किसने राज किया है, तो इसके विषय में आपको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी कि मैं किस शासक को याद करूं, कैसे याद करूं, किसने कब तक राज किया। मतलब पहले तो सदी चलती थी और अब सदी नहीं चलती है, अब पूरा मतलब डेट आ गई है, डेट के अनुसार ही पूरा लिखना होता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए मैं आपको जो तरीका बताऊं सबसे अच्छा, तो आप वंश के हिसाब से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद कीजिएगा कि गुलाम वंश को, इसके बाद में खलजी वंश को, इसके बाद में तुगलक वंश को, फिर आप याद कीजिएगा सैयद वंश को, फिर आप लोधी वंश को याद कीजिएगा। और याद रखना इनमें जो प्रमुख शासक उन्हीं के नाम मैंने रखे हुए हैं। और एक बात तो आपको पता ही होगी कि जो प्रमुख होते हैं सिर्फ उन्हीं का नाम लिया जाता है। इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद करता है जिन्होंने कुछ किया है। जो कुछ करते हैं उनको इतिहास कभी याद नहीं करता है। अगर आप अपने समाज में हैं, जी रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप समाज में अपने कुछ करके जाते हैं जिससे लोग आपको 4 दिनों तक याद रखते हैं, आपको अधिकतर लोग पहचान आपकी बनाते हैं, अधिकतर लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, तो ही आप याद किए जाओगे भविष्य में। और ऐसे क्या फायदा कि समाज में आए और चले गए, इससे कोई फायदा नहीं होता ना। तो इसी प्रकार से जो प्रमुख शासक हैं आप सिर्फ उन्हीं को याद कीजिए, प्रमुख डेटों को याद कीजिए, इसे वंश के आधार पर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान में जो तो ये जो भी याद के मतलब किया था, इसके बारे में अभी आगे पढ़ाएंगे। पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये आपको चित्र जो दिया जा रहा है, ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान का चित्र दिया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले चित्तौड़ पर मतलब हमला किया था, ये जीता था। इसके बाद में धीरे धीरे रणथंभौर है, मांडू है, फिर दिल्ली है, गुजरात है, ये मतलब इसने पूरे इलाके को जीत लिया था। और फिर इसने अपना जो अभियान चलाए थे ये दिल्ली से स्टार्ट किए थे, और यहाँ पर गुजरात में सोमनाथ में, इसके अंदर देवगिरी में आए थे, और फिर ये धीरे धीरे यहाँ पर आए थे। फिर यहाँ पर लगभग अपने इतने क्षेत्र में, पूरे भारत के लगभग नीचे वाले इलाके में अपने इसने अभियान चलाया, तो यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करें इसने सबसे पहले मतलब कहां पर अपनी शुरुआत कहां से की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका अगर बात करें शासनकाल की, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू होता है 1200 कब से 1296 से। ठीक है, और 1296 से भी इसका शासनकाल शुरू होता है। तो यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दिल्ली ने यहाँ शुरू किया था, और 1299 इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। यहाँ से इसके 1303 में इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1301 में इसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, और फिर इसके बाद में इसने 1305 में मांडू पर आक्रमण किया था, और फिर यहीं से डायरेक्ट देवगिरी में आया। तो देवगिरी से इसने आगे बढ़ा था, 1311 में वारंगल में आक्रमण किया था, और यहां से बढ़कर के ये आया था होय समल में गया था। इसके बाद में यहीं से आगे बढ़कर के द्वार समुद्र में आक्रमण किया था। फिर धीरे धीरे करके इसने लगभग अपने इतने राज्य को विजित कर लिया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो दिया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी समझिएगा। दिया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान में मालवा के मांडू से लेकर के देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था। और दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेना नायक जिसका नाम था मलिक काफूर, इसके नेतृत्व में हुई थी। और उसने इन राज्यों को जीतने के बाद में उन्हें अपने राज्य में बिल्कुल भी नहीं मिलाया था, बल्कि सिर्फ उनसे वार्षिक रूप से कर वसूलता था। क्या करता था, ये जो राज्य थे इनको इसने विजिट जरूर किया था, लेकिन यहां से ये मतलब इनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था, बल्कि इनसे कर वसूलता था, जो कि वार्षिक रूप से लेता था, और मतलब महीने के हिसाब से कर नहीं लेता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपको यहां पर मिलता है, जो कि एक मस्जिद दी जा रही है, और इस मस्जिद के विषय में भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर देखिए जो मस्जिदें हैं इन पर अक्सर प्रश्न पूछ जाता है, और मैं इसको रखता नहीं तो भी गलत होता, तो इसको भी समझिएगा। यहाँ पर जो दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो मस्जिद है, और इसके विषय में 12वीं सदी के आखिरी में ये मस्जिद बनवाई गई थी, और इस मस्जिद का नाम है कुब्बत। क्या है, कुब्बत। ठीक है, कुब्बत है ये अल इस्लाम मस्जिद, तथा 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई थी। ये जामा मस्जिद, ठीक है, और इसको दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई थी, और इसके बाद सबसे पहले शहर में ये स्थित है। ठीक है, मतलब सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दोहली ए कोहना
ठीक है, क्या कहते थे इस शहर को? दोहली ए कोहना कहते थे, जिस शहर में स्थापित की गई थी ये। और इसके अंदर ये बहुत ही पुराना शहर था, या फिर आप इसको पुराना शहर कहें या फिर दिल्ली कोहना कहें, दोनों एक ही बात है। और कहा जा रहा है कि इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया था। सबसे पहले उसको बनवाया गया था। इसके बाद में इस मस्जिद में कई सारी ऐसी मीनारें बनवाई गई थी। आप लोग देख रहे हैं कि ये बनी है, कि ये बनी है, चित्र में दिखाया भी जा रहा है। सबसे पहले इसे जो तो किसने बनवाया था, यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो दिया जा रहा है कि अलाउद्दीन, इसके बाद में इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और खलजी ने मिलकर के इसका विस्तार किया था। और मीनार तीन सुल्तानों, जिसका नाम है तीन सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? तीन सुल्तानों ने इसको मिलकर के बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तीन लोगों ने मिलकर बनवाया था। इसके बाद में इसका जो आगे बढ़कर के ये तो सुंदरीकरण किया गया था, फिर हम बात करें इसको आगे बढ़ाया था जिसने, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश और ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि जो जिस शहर में स्थित है उसको पहले पुराना शहर या फिर दिल्ली ये कोहना कहते थे, और इस शहर को खाली करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहां पर मिलता है बेगमपुरी मस्जिद। ये बेगमपुरी मस्जिद है और इसको भी बनवाया गया था मुगलों द्वारा। बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में एक नई राजधानी, जहां पना विश्व के शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाई गई थी। समझिएगा, यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रहा है कि जहां पना में बनवाई की थी। जहां पना जो इसको विश्व की शरण स्थली कहा गया है, अर्थात इसे जहां पना भी कह सकते हैं आप लोग, सॉरी जहां पना नहीं कह सकते। ये जो मस्जिद इसका नाम है बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, और इसे बनवाया था किसने? मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, कब बनवाया था? जब दिल्ली में उसने अपनी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर इसको बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है मस्जिद, अर्थात आखिरकार मस्जिद ये होती क्या है। समझिएगा, कई सारे मुस्लिम भाई हैं जो लोग इसके विषय में जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मस्जिद क्या होती है, जो कि चैप्टर में दिया गया, चैप्टर के अनुसार मस्जिद के विषय में बताया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलते हैं। समझिएगा, अरबी शब्द है एक मस्जिद। जी हाँ, ये जो मस्जिद एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है एक स्थान पर जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना से सजदा, सजदा का अर्थ होता है घुटने पर माथा, घुटने और माथा को टेक करके सजदा करना। ठीक है, मतलब अपने अल्लाह की आराधना करना। ठीक है, अर्थात मस्जिद एक ऐसा स्थान है जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। ठीक है, और जामा मस्जिद या फिर आप कह सकते हैं मस्जिद ए जामी, वह स्थान, वह मस्जिद होती है जहां पर अनेक मुसलमान एकत्र होकर के अपने एक मतलब एकत्र होकर के साथ साथ बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। और आप लोग अगर इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखना चाहोगे तो मैं, देखिए किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अभी कुछ समय पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जामा मस्जिद में पूरी मीटिंग की गई थी, आप लोगों ने देखा है, और पूरा न्यूज तो आपको पता ही होगी। इसी प्रकार से जो जामा मस्जिद है, यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे मुस्लिम भाई मिलकर के बैठते हैं, एकत्र होते हैं और एक साथ बैठ करके नमाज पढ़ते हैं। और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में जो सबसे अधिक सम्मानित हो जाए, जो सबसे अधिक विद्वान होता है, जितने नमाजी होते हैं सब में से, तो उनमें से एक पुरुष चुना जाता है। और जो एक पुरुष जो सबसे विद्वान पुरुष होता है और सबसे सम्मानित पुरुष होता है, उसको इमाम कहा जाता है। क्या? इमाम कहा जाता है, अर्थात नेता के रूप में से चुना जाता है। और इसमें जो इमाम होता है शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश देता है। और यही हुआ था लॉकडाउन के दौरान, वहां पर धर्मोपदेश दिया गया था। और इसके बाद में मतलब पूरे तरीके से ये वायरस का संक्रमण फैला था, जो भी हुआ था आप लोगों ने जाना था और न्यूज में काफी दिनों तक फैला रहा था। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, आगे बढ़ते। अर्थात यहाँ आपको तीन बातें याद रखनी है कि मस्जिद जो है ये एक अरबी शब्द है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं और आराधना में सजदा किया करते हैं, घुटने और माथा को टेक करके। तीसरी बात यह है कि जो अल्लाह की आराधना करते हैं, जितने भी नवाजी होते हैं, उनमें जो सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है, सबसे विद्वान होता है, उसको इमाम कहा जाता है, अर्थात पूरे नेता के रूप में उसको चुना जाता है। और जो नेता होता है वो शुक्रवार के दिन मस्जिद में नमाज के दौरान धर्मोपदेश देता है, अर्थात खुतबा देता है। क्या देता है? खुतबा। इसको यहाँ पर एक मिनट, हाँ, इसको यहाँ पर खुतबा कहा जाए, धर्मोपदेश अर्थात खुतबा कहा जाता है, खुतबा भी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट मिलता है कि मस्जिद के खंभों वाला जो कक्ष होता है उसको लिवान कहते हैं। क्या? लिवान कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो मस्जिद का खंभा वाला कक्ष होता है जिसमें खंभे होते हैं कई सारे, तो खंभे वाले कक्ष को लिवान कहा जाता है। इसके बाद में मस्जिद के किबला के आखिरी सिर को ममसूरा कहते हैं। क्या? ममसूरा कहते हैं, जो कि किबला का आखिरी मतलब सिरा होता है। ठीक है, अब किबला किसे कहते हैं? तो नमाज के दौरान जो मुसलमान होते हैं मक्का की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। और मक्का किसे कहते हैं? तो भारत में मक्का पश्चिम की ओर है।
किस ओर है? पश्चिम की ओर भारत में मक्का है, और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, और किबला का जो आखिरी सिरा होता है उसे ममसूरा कहते हैं। ठीक है, काफी पेचीदा यहाँ पर मैंने कर दिया है, बट आप लोग याद कर लोगे, मुझे पता है आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट मिलता है कि मस्जिद के आंगन को सहन कहते हैं। क्या? मस्जिद के आंगन को सहन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, अगला पॉइंट आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि चित्र भी दिए जा रहे हैं, एक दो चित्र हैं, इनके विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहले चित्र अर्थात चित्र नंबर 4 में बताया जा रहा है कि ये मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में शासनकाल में यह मंदिर बनवाया गया। ये मस्जिद यहाँ पर कुछ लिखा था, कट गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो मंत्री द्वारा बनवाया गया था। कौन से मंत्री द्वारा बनवाया गया था, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका बताया जा रहा है कि ये जो उसके जो सिकंदर लोदी था उसके शासन काल में ये उसके मंत्री द्वारा बनवाया गया था। किसके मंत्री? सिकंदर लोदी के मंत्री द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये मस्जिद तो है। ठीक है, इस मस्जिद को मोठ की मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ती है। जो मस्जिद आपको दूसरी वाली दिखाई जा रही है, ये जमाली कमाली, ये एक मिनट, जमाली कमाली की मस्जिद है, और इसे 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित किया गया था। कब? 1520 के आखिरी दशक में निर्मित किया गया था। यहां पर आपको 2 पॉइंट और ही मिलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों में मस्जिद बनवाई थी, और इससे उनके मुसलमान और इस्लाम की रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। मतलब अगर आप लोग देखते हैं धर्म का प्रचार करना है, कई सारे अगर आप मंदिर बनवाओगे और मतलब धर्म का प्रचार करोगे, तो इससे लगेगा कि हाँ, आपका जो इस्लाम धर्म है या फिर मुसलमान धर्म है, इसके रक्षा आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दिया जा रहा है कि समाज आचार संहिता और आस्था का बल करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक साथ मतलब एक समुदाय से जुड़े हुआ था। देखिए, जो ये मुस्लिम धर्म था, इसमें साफ तौर पर कह दिया गया था कि इसमें लिंग भेद नहीं होगा, और ना ही आपका सॉरी जो ये मुस्लिम धर्म है, इसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि समाज आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी, और एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। मतलब साफ यहाँ पर कह दिया गया था कि जो मुसलमान है वो उसका जाति धर्म नहीं देखा गया था, हर जाति धर्म का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर ये किया गया था। वैसे अगर आप देखोगे मुस्लिम धर्म में, तो यहाँ पर एकता पर बल दिया गया है। जी हाँ, एकता पर बल दिया गया, और जब सारे नवाजी नमाज पढ़ लेते तो आप लोग देखते हैं कि वहां पर गले भी मिला जाता है। देखते हैं आप लोग ना। चलिए हम आगे बढ़ते। वैसे मुझे तो ज्यादा इसके विषय में जानकारी है नहीं कि मुस्लिम धर्म में क्या होता है। अगर आप मुस्लिम है तो आपको जानकारी होगी, कमेंट कीजिएगा कि मतलब क्या क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। देखिए, खलजी या फिर खिलजी दोनों एक ही बात है। खलजी वंश कहिएगा या फिर आप खिलजी वंश कहिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो कि प्रशासन और समेकन के विषय में जानकारी है वो मिलेंगी। आइए हम आपको बताते हैं। तो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अनेक विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। यहाँ पर आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि पहले क्या होता था, जो गुलाम हुआ करते थे उन पर राजा लोग अपने बेटों से ज्यादा विश्वास करते थे। समझिएगा, तो यहां पर साफ तौर पर दिया गया है कि दिल्ली के आरंभिक सुल्तान जो थे वो विशेषकर इल्तुतमिश और इसके बाद में जो सामंत थे, ठीक है, इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। क्योंकि गुलाम, जो ये गुलाम शब्द है फारसी शब्द है। जी हाँ, गुलाम फारसी शब्द है। फारसी में बंदगा कहा जाता है। एक मिनट, सॉरी, गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है, फारसी शब्द ये नहीं है। बंदगा कहो तो ये गुलाम है, और गुलाम को तो भी गुलाम है। ठीक है, अर्थात गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलाम को पहले खरीदा जाता था, और साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिया जाते। और उस समय विद्वानों का कहना था कि सुल्तान के लिए एक योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। और इस प्रकार का एक उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है, जो आपकी अलाउद्दीन खिलजी पर मूवी बनी है। आप लोग उसमें देख सकते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के एक बार कहने पर अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब हेड होता है, जो उनका शासक होता है, उसको मार देता है। आप लोग मूवी में देख भी सकते हैं। गुलाम जो होते थे पहले, गुलाम और जो आश्रित होते, दोनों लोग अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, और मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब साफ है कि जो व्यक्ति जिसका गुलाम होता था उसके प्रति वफादार रहते थे और एकदम ईमानदारी से रहते थे, क्योंकि गुलाम का उसके सिवा और कोई नहीं होता था।
एक बात यहां पर समझिएगा, जो गुलाम होता था उसके जिसका गुलाम होता था उसके सिवा उसका और कोई नहीं होता था, इसीलिए हर एक गुलाम अपने मालिक के प्रति वफादार होता था, लेकिन जो मालिक का बेटा या फिर और कोई भी व्यक्ति उसके प्रति वफादार नहीं होते थे, इनका साफ कहना था। और मालिक भी अपने गुलामों के प्रति बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से रहते थे, और जो भी गुलाम होता था उसको अपने बेटों से बढ़कर मानते थे। जी हाँ, आगे बढ़ते पहले के बारे में बताया गया, इसके बारे में आपको कुछ आगे प्रूफ भी मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको अगला पॉइंट मिलता है एकता व्यवस्था, इसको भी समझिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे। देखिए एकता यहाँ पर आपको समझना होगा, एकता उसे कहा जाता जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके हुआ करते थे, जिसको आजकल हम लोग मतलब इलाके ही कहते हैं, मतलब अलग अलग इलाका है, नहीं कहते हैं कि मेरे इलाके में आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग इलाके हुआ करते थे पहले, उनको एकता कहा जाता था, ठीक है। और तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार और अधिकारी ये जो होते थे उनको इक्तेदार या फिर मुक्ति कहा जाता। क्या? इक्तेदार या फिर मुक्ति कहा जाता, जो कि इन एकताओं को संभाला करते थे, जिनमें सूबेदार और अधिकारी आते थे इनको, ठीक है। और इनका फर्ज होता था कि ये अपने इलाके में सैन्य अधिकार अभियान का नेतृत्व करें एवं कानूनी व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है। अर्थात अपने राज्य के प्रति आपको वफादार रहना है और अपने इलाके में सैन्य अभियान का नेतृत्व करना है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। अर्थात सभी जो वहां के जनता है उसको राजा के प्रति बनाए रखना है, मतलब ईमानदार बने रहे और अपने यहाँ पर सैन्य व्यवस्था चलाए रखनी है। अगला पॉइंट मिलता है कि अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। अर्थात जो इक्ता होता था, अर्थात वह इलाका जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का था, इक्ता से जो मुक्ति लोग हुआ करते थे, फिर बात करें इक्तेदार हुआ करते थे, ये अपने इलाकों से कर वसूला करते थे, राजस्व वसूला करते थे, जिसको इनको वेतन के रूप में मिलता था, ठीक है। और इसके बदले ये वहां पर सैन्य सेवाएं दिया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता। देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को इतना अधिक समय के लिए मिल जाता था तो वो उसका वंश परंपरा के अनुसार चलने लगता था, जिसके बाद देखिए कुछ समय पर दिया जाता, इसके बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता। अर्थात एक व्यक्ति को एक मुक्ति को इस क्षेत्र के लिए इक्तेदारी कुछ समय के लिए दिया जाती, इसके बाद में यहां से स्थानांतरित करके यहां पर अर्थात दूसरे क्षेत्र में, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति को 1 साल के लिए लखनऊ दे दिया गया, इसके बाद में यहां से हटा करके दिल्ली में 1 साल के लिए बैठा दिया गया, दिल्ली से हटा करके 1 साल बाद में मेरठ में बैठा दिया गया। इसी प्रकार से इक्तेदारी पहले दी जाती थी, और इसका कारण यह था कि अगर मुक्ति लोग प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखते थे, ताकि मुक्ति लोगों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके, उनका जो पद है वो वंश परंपरा के अनुसार ना चले। अगर एक ही व्यक्ति अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत बना रहेगा तो ये अपनी यहाँ पर ठाक जमा लेगा, और ठाक जमाने के बाद में अपने आप को यहाँ पर जो तो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगा, और इसके बाद में एक बार राजा के प्रति बगावत भी कर सकता है। और इसीलिए एक मुक्ति को एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रखा जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खलजी मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। मतलब जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इसने जो भी मुक्ति लोग हुआ करते थे, वो जो भी राजस्व को एकत्रित करते थे, उसकी मतलब लेखा जोखा रखने के लिए, हिसाब लेने के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया करते थे, और वो उनसे हिसाब भी लिया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। और अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में मुख्य भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था, और स्थानीय सामंतों से लगाने का अधिकार दे दिया गया था। मतलब स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया था। मतलब साफ है कि जैसे ही इन्होंने अपने पूरे अलाउद्दीन खलजी ने अपने शासन काल में, मतलब जैसे अपना शासन बढ़ा लिया था और पूरे क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, जो ये भू राजस्व था इसका निर्धारण और कर वसूली का कार्य राज्य ने अपने हाथ में ले लिया था, मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद में जो सामंत थे,
स्थानीय सामंत थे उनको भी मतलब उनको कर लेने का अधिकार छीन लिया गया था, उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि जो राजा अर्थात अलाउद्दीन खिलजी था इसने स्वयं अपने हाथ में अधिकार ले लिया था कि अब हम कर लगाएंगे और तुम्हें भी कर देना होगा, अर्थात सामंत भी अब कर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट इसमें दिया है कि सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा था, और कुछ पुराने सामंत भी जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। और उस समय 3 तरह के कर हुआ करते। सबसे पहले था कृषि पर लगने वाला कर, जिसे खराज कहा जाता था। क्या खराज कहा जाता था? क्योंकि किसानों की उपज का 50% था। और दूसरा था मवेशियों पर लगने वाला कर, और तीसरा था घरों पर लगने वाला कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है जो 3 कर और थे मुख्य, उसको समझिएगा। सबसे पहले था खराज, जिसको कृषि पर लगने वाला कर हुआ करता था, और ये उत्पादन का 50% होता है। इसके बाद में अगला मिलता है खुम्स। खुम्स लूट का धन होता था, जो कि सैनिकों एवं राजकोष के बीच में बांटा जाता था। अगला मिलता है जकात। क्या? जकात। इसे मुसलमानों से लिया जाता, जो कि धार्मिक कर हुआ करता था, और ये केवल संपन्न वर्ग के लोगों से ही लिया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है यहीं पर आपको याद रखना कि देखिए यहां पर याद रखने के लिए बता रहा है, याद रखना जरूरी है, यह भी याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप के काफी बड़े हिस्से पर सुल्तानों का अधिकार नहीं था। जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने पूरे भारत पर अपना स्थायित्व मतलब अपना राज नहीं जमा पाया था। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर इनका मतलब अधिकार नहीं जमा था। और चंगेज खान ने के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में टॉन्स ऑक्सा सियाना अर्थात आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था, और उसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका धावा भी झेलना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावा बढ़ गए थे। देखिए मंगोलों ने कई बार लगभग 36 बार मतलब भारत पर आक्रमण किया था, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो कई बार किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी इससे हार गया था। इसके बाद में इसने मतलब क्या कहते अपने मतलब हारने के बाद में इसने इसके बाद में ज्यादा युद्ध नहीं किया था, और मजबूर होकर के अलाउद्दीन खिलजी को मतलब एक बहुत बड़ी विशाल सेना और स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी थी। और जब एक बहुत बड़ी स्थायी सेना खड़ी कर दी गई थी, इसके बाद इनके सामने एक बहुत बड़ा संकट भी आया गया था। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। पहले यहाँ पर जो सरदार और उसकी उनकी किलेबंदी थी इसको समझिएगा। ठीक है, तो अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री जिनका नाम था इब्न बतूता, इनके बारे में देखने को मिलता है इतिहास में कई बार, और इसके विषय में प्रश्न पूछ जाता है। तो समझिएगा, इब्न बतूता ने बताया है कि सरदार कभी कभी चट्टान ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनवाया करते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में कभी मतलब महल बनवाया करते थे, घर बनवाया करते थे। तो कभी कभी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। और भारत में बांस पोला नहीं होता था। जो पहले भारत में बांस पाया जाता था, ये पोला नहीं होता जिस प्रकार से आज आप लोग देखते हैं बांस के अंदर हवा निकल जाती, बांस के अंदर पोला होता है। पहले बांस पोला नहीं होता था, ये बहुत ही बड़ा होता था, और इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था पहले। जी हाँ, जिस प्रकार से पहले हमारे यहाँ पर बांस पाए जाते थे उनमें आग का भी असर नहीं होता था, और वे कुल मिलाकर के बहुत ही खूब मजबूत होते थे। और सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो जंगल में रहते थे जब, तो जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। मतलब जब ये सरदार जंगल में रहने जाते थे तो रहने जाते समय इन बांसों का एक घर बनवाते थे, और घर एक प्राचीर की तरह में रहता था, क्योंकि ये जो बांस थे ये बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, और ये आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से गुथे होते थे। और गुथे होने के साथ साथ ये पोले नहीं होते थे पहले, और दूसरी बात इन पर आग का भी कोई असर नहीं होता था। और इस दीवार के घेरे में उनमें मवेशी और फसल रहते थे। मवेशी और एक मिनट उनके मवेशी और फसल भी रहती थी, और इसके साथ साथ अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, और अर्थात वहां एकत्रित हुए वर्ष का जल, जो भी वर्षा का जल होता था एकत्रित हुआ करता था। इसके बाद में इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। मतलब साफ है कि जो राजा लोग जंगलों में रहते थे बांस का घर बना करके, उनको हराना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनके पास में हर एक प्रकार की व्यवस्था थी, क्योंकि बांस पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे। और ये सेनाएं जंगल में घुस करके खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती थी, इसके बाद में इनको हरा पाती थी। मतलब खास प्रकार की किलेबंदी की जाती थी पहले बांसों के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक हमको यहीं पर मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा में किए गए उपाय। देखिए मंगोलों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कई सारे मतलब आक्रमण किए थे, एक बार नहीं किए थे। तो इनमें जो अलाउद्दीन खिलजी पर इन्होंने आक्रमण किए थे उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर मंगोलों के द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया था। कितनी बार? 2 बार आक्रमण किया गया था, जो कि सबसे पहला था 1299 या फिर 1300 में, मतलब दोनों में से एक साल में होगा, यहाँ पर ऐसे ही दिया गया तो मैंने रख लिया है। 1299 फिर 1300 में एक बार आक्रमण किया था। इसके बाद 1302 से 1303 के बीच में एक आक्रमण किया था, ठीक है। और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी थी, क्योंकि मंगोलों के पास में बहुत बड़ी सेना थी और इसके बाद में इनको भी सेना खड़ी करनी पड़ी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। गैरिसन शहर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि किलेबंद एक शहर होता है जिसमें सैनिक लोग रहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनवाया था, इसका नाम सीरी रखा था। क्या? सीरी रखा था, ठीक है। आज अगर आप बात करोगे तो सीरी आईफोन में आती है, सीरी, ठीक है। हेलो सीरी करके बात करते हैं, सीरी से आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि सैनिकों का पेट भरने के लिए गंगा यमुना के बीच में भूमि से कर के रूप में किसान की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी अपनी नीतियां अपनाई थी अपने युद्ध के बाद में, और इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया नीतियां अपनाई थी, क्योंकि यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण होने लगा था। और आक्रमण जब होता है तो आप लोग देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो चरमराती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था। इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जनता के ऊपर जो किसान थे उन पर 50% कर पैदावार का लगा दिया था, अर्थात जो भी पैदा होगा उसका आधा सरकार ले जाएगी। अगला यहाँ पर क्या था, सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना इन्होंने तय किया था। जो सैनिक हुआ करते थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। इसके बाद में अलाउद्दीन ने दिल्ली में सैनिकों को कम कीमत पर चीजों को दिलाने के लिए चीजों की कीमतों का नियंत्रण लागू कर दिया था। अर्थात इन्होंने अपने मार्केट में जो भी चीजें मिलती थी उनको अपने मतलब नियंत्रण या ये कह सकते हैं उनके हिसाब किताब में मतलब बिल्कुल बराबर कर दिया था कि इससे ज्यादा आप रुपए नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो भी व्यापारी ऐसे थे जो कि निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, अर्थात इतने रेट से ऊपर लेंगे। जिससे सरकार ने क्या कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय कि आप इससे ज्यादा कीमत पर ये चीज नहीं बेच पाएंगे, और जो व्यापारी इसका उल्लंघन करते थे उनको सजा भी मिलती थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे थे, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए शासन काल की बहुत प्रशंसा भी की है। और इसके बाद में अगर आप दूसरी तरफ देखोगे मोहम्मद तुगलक के बारे में, तो इनका जो प्रशासन काल था ये बिल्कुल ही असफल रहा था, इनकी सारी नीतियां असफल रही थी, समझिएगा। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्ष में सल्तनत पर हमला हुआ था, जो कि मंगोल की सेना ने किया था। और उसके बाद मंगोलों को इन्होंने परास्त हो गया कर दिया था। किसको? मंगोलों को इन्होंने परास्त कर दिया था। और उसके बाद में उसने ट्रांस ऑक्सियाना अर्थात मंगोलों का जो क्षेत्र था वहां पर आक्रमण की योजना बनाई थी। और सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोलों के इलाके में फतह करने का अभियान शुरू किया है, मतलब अभियान की योजना बनाई है, ऐसा पहली बार हुआ था। और ये मोहम्मद तुगलक ने किया था। इसके बाद में दिल्ली के पुराने शहर जिसका नाम था दिल्ली कोहना इसके निवासियों को यहां से हटा दिया गया था। दिल्ली कोहना के निवासियों से खाली करवा लिया गया था और सैनिक की छावनी यहां पर बना दी गई थी। अगर आप बात करोगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने गैरिसन शहर का निर्माण करवाया जिसका नाम था सीरी। और इससे जो ये मोहम्मद तुगलक हैं इन्होंने किसी शहर का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि जो दिल्ली कोहना था इसमें जो लोग रहते थे यहां से इन लोगों को दौलताबाद भेज दिया गया था, जो कि नई राजधानी थी, दौलताबाद में भेज दिया गया था। और इस दिल्ली कोहना पर नई नई छावनियां बना दी गई थी जहां पर सैनिक लोग रहते थे। एक तो यहां पर ये इनकी असफलता थी। अगला पॉइंट मिलता है कि सेना को खिलाने के लिए अर्थात जो भोजन था सेना को खिलाने के लिए इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता और गंगा यमुना के दोआब में अतिरिक्त कर भी लगाया गया था। और इसी दौरान उस क्षेत्र पर अकाल पड़ गया था। किस क्षेत्र पर? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर, ठीक है। यहां पर अकाल पड़ गया था क्योंकि यहां पर इन्होंने अतिरिक्त कर लगा दिया था।
और अतिरिक्त कर की वजह से यहाँ पर अकाल भी पड़ गया था। और इन्होंने क्या कह रहे थे, जो ऐसे इलाके थे जहां पर इनको खाद्यान्न मिल सकता था, वहां से ये खाद्यान्न इकट्ठा किया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था और कीमतों पर नियंत्रण उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था कि इतने से ज्यादा ये इस चीज को नहीं बेचा जा सकता है, बल्कि उन्होंने क्या किया था, एक नई प्रकार की कागजी मुद्रा जिसको टोकन कहा गया था या फिर आप कह सकते सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। और जिसे जो कि ये सांकेतिक मुद्रा थी, ये धातु से बनी होती थी, और लेकिन सोने चांदी की नहीं होती थी, धातु से बनी होती थी, लेकिन सस्ती धातु की होती थी। और जब ये सस्ती धातु की इन्होंने ये मुद्रा को चला दिया था, तो ये 14वीं सदी के लोग जो थे, वो उन लोगों ने इस मुद्दे पर भरोसा ही नहीं किया था। आजकल आप देखो तो 5 के सिक्के पर भी लोग भरोसा करते हैं। हालांकि जब 10 का सिक्का आया था तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन थी कि नकली है कि असली है, काफी सारे लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया था। इसके बाद में लगभग सरकार ने तय कर दिया था कि सभी तरह के सिक्के चलेंगे और सभी के पास में मैसेज भी पहुंचा, तब इस सिक्के को सभी लोगों ने माना था। और इसी प्रकार से पहले भी हुआ था, जो 14वीं सदी के लोग थे उन लोगों ने इस सांकेतिक मुद्रा जो थी इस पर भरोसा नहीं किया था, क्योंकि ये सस्ती धातु की थी। और फिर क्या किया था, अपने सोने और चांदी वाले जो सिक्के थे इनको अपने पास में बचाकर रख लेते थे, और तमाम कर जो होता था उसको टोकन मुद्रा से चुकाते थे। और इस सस्ती मुद्रा जैसे जो सस्ती मुद्रा थी, इसके जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद ही असफल रहे थे, और कश्मीर पर उसका जो हमला हुआ था वो पूरी तरह से विफल हो गया था। इसने कश्मीर पर हमला किया था जो कि विफल हुआ था, और विफल होने के बाद में उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया था। इससे पहले तुरान पर हमला करने का इरादा बनाया था कि अब हम तुरान पर भी हमला करेंगे, लेकिन जब ये यहाँ पर कश्मीर में असफल हो गया तो इसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया था, और इसके बाद में अपनी विशाल सेना को भी इसने भंग कर दिया था। और इसी बीच में इसके प्रशासनिक संबंधी जो प्रशासन संबंधी जो भी कदम उठाए थे उनमें काफी सारी परेशानियां पैदा हो गई थी, और दौलताबाद में ले जाने से जो वहां पर लोग थे काफी नाराज थे, और करों में वृद्धि से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया था, और अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई थी, और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन वाली मुद्रा को बंद करना पड़ा था। अर्थात अगर आप एक शब्द में जानना चाहोगे तो इनके द्वारा उठाए गए हर एक प्रशासनिक कदम बेहद तौर पर असफल रहे थे। जी हाँ, और इनके बगावत जनता भी बगावत पे उतर आई थी। अब भैया हमें एक बात बताइएगा कि जिस व्यक्ति का आप घर छीन लोगे, उससे कहोगे कि आप वहां रहो जाकर के, वो बगावत नहीं करेगा तो क्या आपका समर्थन करेगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों से इन्होंने इनका घर छीन लिया था, अर्थात जो लोग वहां पर रहते थे और उनसे इन्होंने इनका घर छीन लिया, वो लोग इनके बगावत पर उतर आए थे, और इसके बाद में जो भी हुआ आप लोग देखिएगा। ठीक है, और अंत में इनको टोकन मुद्रा बंद करनी पड़ी थी। उनका पूरा प्रशासन बेहद ही असफल रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जो सल्तनत रहा था, इसके बीच में अंतिम पॉइंट है, समझिएगा। तुगलक वंश के बाद में 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा था, और तब तक जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इन पूरे क्षेत्रों पर दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। स्वतंत्र शासक खड़े उठ पड़े हुए थे कहां पर? जैनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, और इसके दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, और उन्होंने अपनी राजधानियां समृद्ध और राज्य फले फूले थे। और इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर कर आए थे, और इसके विषय में अब आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना ही दिया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर मिलता है, आपको दिया जा रहा है कि इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे, और उनका प्रशासन बहुत ही कुशल था और सुव्यवस्थित भी था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इसमें शेर शाह सूर, जिसने 1540 से लेकर के 1545 तक राज किया था, इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर के उसने इतनी उन्नति की थी कि मुगल सम्राट हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर के 1540 तक राज किया था, इसके 1555 से 1556 तक राज किया था, इसको इसने चुनौती दी थी। जी हाँ, हुमायूं को इसने 2 कालों में चुनौती दी थी। इसके बाद में हुमायूं को परास्त भी कर दिया था, और शेर शाह ने दिल्ली पर अब इसका मतलब अपना अधिकार जमा लिया था, और अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर दिया था। इसको सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक ही राज किया था, 1540 से लेकर के 1555 तक शासन किया था। लेकिन इसके शासन काल ने अलाउद्दीन खिलजी वाली जो नीतियां थी, तौर तरीके थे, उनको अपनाया था, और उनको अपनाने के बाद में इसने काफी सारे चुस्त तरीके बनाए थे और भी काम किया था। और महान सम्राट अकबर ने 1556 से लेकर के 1600
5 तक राज किया था, और 1556 से लेकर के जब इसने 1605 तक राज किया था, तब मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्यों के अमेकित मुगल साम्राज्य को समेकित किया था। तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। देखिए, शेर शाह ने कई सारी अलाउद्दीन खिलजी के तौर तरीके थे उनको अपनाया था, सभी ने कई सारे अपनाए थे, और जो शेर शाह सूरी के तौर तरीके थे उनको अपनाया था अकबर ने। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते 3 श्रेणियों वाला, ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से आपने क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी को देखोगे तो तीनों एनसीईआरटी में जो इतिहास में आपको अन्यत्र दिया गया है, और अन्यत्र में आपको विश्व का इतिहास मिलता है। यहाँ पर आपको 3 श्रेणियों के विषय में बताया जा रहा है कि ईश्वरी, शांति, नाइट और धर्म युद्ध के विषय में है, समझिएगा। तो 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया, और इसके अनुसार समाज को 3 विभागों में विभाजित कर दिया गया था। प्रार्थना करने वाले एक वर्ग अलग था, जिसको आप लोग पंडित कह सकते हैं, फिर आप पादरी कह सकते हैं, और दूसरा वर्ग था युद्ध करने वाला, जिसको आप क्षत्रिय कह सकते हैं, वो वहां पर यूरोप में विभाजित किया गया था। इसके बाद में तीसरा वर्ग था खेती करने वाले, ठीक है। 3 वर्गों में जो तो यहाँ पर विभाजित किया गया था। विश्व का इतिहास है। और अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में जब वर्ण व्यवस्था हुई थी तो ये की गई थी, ब्राह्मणों ने अपने इस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को किया था। और वर्ण व्यवस्था में यहाँ पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला और सबसे ऊपर था ब्राह्मण, दूसरे पर था क्षत्रिय, तीसरे पर था कौन, वैश्य, और चौथे पर कौन था, शूद्र। अगर आप बात करोगे यूरोप में तो यहाँ पर 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। सबसे ऊपर थे पादरी, या फिर आप इनको कह सकते हैं पुजारी, और दूसरे पर थे क्षत्रिय, और तीसरे पर थे कृषक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें जो पादरी थे, ठीक है, इनमें पादरियों का काम हुआ करता था पूजा पाठ करना, जो भी चर्च होती है उसमें। इसके बाद में जो क्षत्रिय थे उनका काम था लड़ाई करना, और जो कृषक थे उनको तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं तो बताया जा रहा है कि तीनों वर्गों में समाज में इनकी विभाजन को ईसाई धर्म का धर्मार्थ से प्राप्त था। मतलब जो तीनों वर्गों में ये जो विभाजन हुआ था, ये ईसाई धर्म का धर्मार्थ से भी प्राप्त हुआ था, अर्थात ईसाई धर्म ने इसका समर्थन प्राप्त किया था। और इसके बाद में इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव और दृढ़ करने की सहायता मिली थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभर के सामने आया था, और इन योद्धाओं को नाइट कहा गया था। क्या नाइट कहा गया था? कई बार पूछते हैं कि नाइट किसे कहा गया, और महात्मा गांधी को नाइट की उपाधि दी गई, अर्थात एक योद्धा के रूप में उपाधि दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है कि ईसाई धर्म का एक समूह को संरक्षण ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था, और अपनी ईश्वरीय शक्ति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग भी करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें, और कोशिश यह रहती कि योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख रखा जाए। देखिए, जब कई शक्तिशाली लोग एक जगह पर होते हैं तो लड़ाइयां तो होती हैं। अभी 2 शक्तिशाली व्यक्ति अगर एक जगह पर बैठ जाते हैं और उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो लड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार से पहले जो ये योद्धा थे, इनसे ये अपेक्षा रखी जाती थी कि आप लोग लड़ाई ना लड़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इनसे ये अपेक्षा ये की जाती थी कि ये अपनी मतलब आपसी लड़ाई से विमुख होकर के मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करें। मुसलमानों के विरुद्ध इनको युद्ध करने के लिए भेजा जाता था, और जिनसे यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। और जो मुसलमान थे उन्होंने यरूशलेम नाम के एक शहर पर कब्जा करके रखा हुआ था, और इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली थी, जिसे क्रूसेड कहा गया था। क्या क्रूसेड कहा गया था, और इसे धर्म युद्ध भी कह सकते हैं। क्रूसेड या फिर धर्म युद्ध हुआ था, अर्थात मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने धर्म युद्ध छेड़ दिया था, मुसलमानों को भगाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए। और ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इस अभियान में नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल गई थी। मतलब जो नाइट थे उनकी हैसियत पूरी तरह से बदल गई थी, और पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, कुलीनों में नहीं होती थी, और मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था, और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग नाइट कहलाना चाहने लगे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुलीन मतलब आप समझते हैं क्या होगा, ठीक है। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स फ्री में चाहिए हैं, और आपको उन 100 लोगों में अपना नाम लाना है जिनको हम फ्री में नोट्स देने वाले हैं, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एनसीईआरटी के नोट्स आपको जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दिए जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम नोट्स बना रहे हैं, बहुत ही जल्दी से फास्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग पर डे वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो
कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जाते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप हमको फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। लिंक मैंने सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार से पर डे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।